जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को लेकर खबर। बाढ़ लगाने पर बांग्लादेशी सैनिकों ने दिखाई आंखें, तो भारतीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। जी हां, सीमा पर बढ़ी टेंशन। तो वहीं मोहम्मद यूनुस ने भारत बांग्लादेश सीमा पर एक तरफा बदल दिया कानून, मोदी सरकार की बढ़ा दी टेंशन। जिसके बाद भारत ने भी दिखा दिया बांग्लादेश को अकड़, यूनुस को दिखा दिया आईना। तो वहीं समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन होगी नौसेना में शामिल, पीएम मोदी जी ने कहा। बड़ा ही खास दिन। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय नागरिक की मौत का मुद्दा उठाया है भारत ने। विदेश मंत्रालय ने उठाया भारतीयों की वापसी का मामला। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां बाढ़ लगाने पर बांग्लादेशी सैनिकों ने दिखाई भारत को आंख, तो भारतीयों ने लगाए जय श्री राम के नारे। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में सीमा पर बाढ़ लगाने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर भारतीय नागरिकों द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम जैसे नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। बांग्लादेश ने भारत के सीमा पर बाढ़ लगाने के कदम का विरोध किया है। इसके चलते भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को सोमवार को साउथ ब्लॉक तलब किया। यह कदम बांग्लादेश द्वारा ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किए जाने के जवाब में उठाया गया। पिछले हफ्ते जब भारतीय सीमा सुरक्षा बल सीमा पर बाढ़ लगाने का काम कर रहे थे, तो बांग्लादेश बॉर्डर यानी बीजीबी और स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध किया। इस दौरान भारतीय नागरिक भी बड़ी संख्या में सीमा पर इकट्ठा हो गए और जोरदार नारेबाजी की। भारतीयों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से माहौल को गर्म कर दिया। शेख हसीना के कार्यकाल के समाप्त होने और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने के बाद विरोधी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। तस्करी और अवैध प्रवास की घटनाएं भी तेज हो चुकी हैं। बीएसएफ की कार्रवाई में पिछले साल एक बांग्लादेशी तस्कर भी मारा गया था। जी हां, वहीं आपको बता दें समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन होगी नौसेना में शामिल। दोस्तों, भारत के इतिहास में 15 जनवरी यानी आज का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 अग्रणी नौसैनिक जहाज INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। INS सूरत का 3/4 हिस्सा भारत में विकसित किया गया है। INS सूरत एक विध्वंसक जहाज है, जबकि INS वाघशीर एक पनडुब्बी है। INS सूरत भारतीय निर्माण की मिसाल है, जबकि INS वाघशीर फ्रांसीसी सहयोग से बनाई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल 15 जनवरी हमारी नौसेना क्षमताओं के लिए एक विशेष दिन होने जा रहा है। 3 अग्रणी नौसैनिक लड़ाकू जहाजों के शामिल होने से रक्षा में वैश्विक नेता बनने की हमारी कोशिशों को बल मिलेगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी खोज को बल मिलेगा। इसमें आप भी दोस्तों भारतीय नौसेना को कांग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय नागरिक की मौत पर विदेश मंत्रालय ने उठा दिया भारतीयों की वापसी का मुद्दा। जी हां, रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। दिल्ली ने मॉस्को के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक केरल के भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों को जल्द आजाद करने की अपनी मांग रशिया से दोहराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि हमें केरल के एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बारे में पता चला है, जिसे जाहिर तौर पर रूसी सेना में सेवा देने के लिए भर्ती किया गया था। उन्होंने कहा केरल का एक अन्य भारतीय नागरिक जिसे इसी तरह भर्ती किया गया था घायल हो गया है और उसका मॉस्को के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी हां, रणधीर जायसवाल ने कहा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास दोनों भारतीयों के परिवारों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। जायसवाल ने कहा कि हम पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी हां, तो उधर आपको बड़ी खबर बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति पहले आए भारत, अब 4 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे। दिशा नाइके कर्ज में डूबा है श्रीलंका, उसके बावजूद भी बढ़ा रहा है चीन से दोस्ती। दोस्तों, पहले से कर्ज में फंसा श्रीलंका फिर से चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाइके 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को चीन पहुंचे। इस दौरान वो अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर बातचीत करेंगे। कोलंबो में राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक दिसानाइके के आगमन पर चीनी सेना द्वारा उनका औपचारिक स्वागत किया गया। चीन के उप विदेश मंत्री चैन शियाओ दोंग ने उनकी अगुवाई
अगवानी की। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद से दिशा नायके की यह दूसरी विदेश यात्रा है। सबसे पहले उन्होंने भारत की यात्रा की थी। जी हां, चीन के अपने दौरे के दौरान दिशा नायके राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ दोनों देशों के आपसी हितों के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग-एन एवं चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति के अध्यक्ष झाओ लेजी से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरे के दौरान श्रीलंका और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई समझौता ज्ञापनों यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीदें हैं। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने CISF के विस्तार को बड़ी मंजूरी, बल की क्षमता होगी 2 लाख, तो पैदा होंगे रोजगार के भी नए अवसर। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विस्तार के लिए 2 नई बटालियनों के गठन को हरी झंडी दी है। इस निर्णय के बाद बल की क्षमता को और बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में काफी मदद मिलेगी। खास बात यह है कि इस निर्णय के बाद 2000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस मंजूरी के बाद CISF की कुल ताकत अब 2 लाख कर्मियों तक पहुंच जाएगी। यह निर्णय बल पर बढ़ते दायित्व और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए लिया गया है। 2 नई बटालियनों के गठन के साथ बल की कार्य क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। जी हां, गृह मंत्रालय के इस कदम से कुल 2050 नए पदों का सृजन होगा। इसमें प्रत्येक बटालियन में 1025 पद होंगे। इससे न केवल बल की ताकत बढ़ेगी बल्कि कर्मियों के बीच काम के दबाव को भी कम किया जा सकेगा। CISF के महानिरीक्षक अजय दहिया ने कहा कि नई बटालियनों के गठन से मौजूदा कर्मियों पर काम का दबाव कम होगा और उन्हें अधिक छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश के अवसर प्रदान होंगे। जी हां, वहीं बता दें, राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को दे दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अखनूर के से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान POK में आतंकी कैंप चला रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लिए POK विदेशी क्षेत्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस दौरान POK के मुख्यमंत्री अनवरुल हक पर भी निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि POK के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान के लिए POK एक विदेशी क्षेत्र से ज्यादा कुछ भी नहीं। POK की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का कारोबार चलाने के लिए किया जा रहा है। POK में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को नष्ट करना ही होगा। उन्होंने कहा कि POK की आवाम को वहां के सरकार के द्वारा डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश की जा रही है। तो उधर आपको बता दें, तालिबान को पुचकार तो TTP पर वार। पाकिस्तान के मुल्ला जनरल असीम मुनीर ने अलापा इस्लाम राग। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान की उसकी क्षेत्र में मौजूदगी और सीमा पार हमले को लेकर है। जनरल मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। सरकारी प्रसारक PTV न्यूज के हवाले से डॉन अखबार ने बताया कि सेना प्रमुख ने सोमवार को पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के नेताओं के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य अधिकारियों से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के समाधान के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने को कहा है। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार झड़पों के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान से मांग करता रहा है कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड का सपना होगा साकार। अमेरिका के सांसदों ने दिखाई हरी झंडी। जी हां, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड का सपना साकार हो सकता है। उनके वफादार रिपब्लिकन सांसदों ने ग्रीनलैंड अधिग्रहण की कोशिशों को हरी झंडी दिखा दी है। इस प्रस्ताव का पहले मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन सांसदों के ग्रीन सिग्नल के बाद ये एक कोशिश में बदल गया है। हालांकि इसके बारे में विश्लेषकों ने चेताया भी है कि ग्रीनलैंड के चक्कर में दुनिया में अराजकता फैल सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले सोमवार यानी 13 जनवरी को रिपब्लिकन सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है। ये ट्रंप को पदभार ग्रहण करने के बाद से ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डेनमार्क के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत करेगा और उनके प्रयास को विधायी संरक्षण भी मिलेगा। वहीं बता दें, बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां BNP ने मांग कर दी है कि जुलाई अगस्त तक करवाए जाएं आम चुनाव। देरी की कोई वजह है ही नहीं। जी हां, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो BNP ने मंगलवार को बांग्लादेश की यूनुस सरकार से मांग की है कि इस साल जुलाई अगस्त तक आम चुनाव करवाए जाएं। पार्टी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने इस साल के अंत या फिर 2026 के मध्य तक चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखा था। BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि चुनाव में इतनी देरी करने का कोई कारण नहीं है। वो पार्टी की निगरानी समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। तारिक रहमान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। आलमगीर ने बताया कि निगरानी समिति ने यूनुस की प्रस्तावित चुनाव तारीख पर विस्तार से चर्चा की और इस नतीजे पर पहुंची है कि चुनाव को इतना लंबा नहीं टाला जा सकता, क्योंकि मतदाता सूची अपडेट
करने में 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा और बाकी कामों में भी 1 से 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। वहीं बता दें, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के जस्ट 15 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश का भविष्य तय हो जाएगा। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। अमेरिका के समर्थन से बनी इस सरकार के भविष्य का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 15 दिन बाद तय हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं और बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को वॉशिंगटन बुलाने का फैसला लिया है। जी हां, अगले महीने 5 से 6 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में होने वाले नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में ट्रंप प्रशासन ने बीएनपी नेताओं को भी आमंत्रित किया है। और ये खबर आते ही बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार में खलबली मच चुकी है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का करीबी माना जाता है। उन्होंने पिछले साल क्लिंटन फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में भाग लेने अपने संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए थे। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, ब्रिटेन में शेख हसीना की भतीजी का मंत्री पद खा गए मोहम्मद यूनुस। ट्यूलिप सिद्दीक ने दे दिया इस्तीफा। जी हां, बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की शिकायत के बाद शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ब्रिटिश मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच की मांग की। इसके बाद से ही ट्यूलिप सिद्दीक के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। वो 9 जुलाई 2024 से ब्रिटेन की लेबर सरकार में आर्थिक सचिव और शहर के मंत्री के रूप में काम कर रही थी। वो 2010 से 2014 तक रेजिडेंट पार्क के लिए कैमडेन लंदन बोरो काउंसलर थी। वहीं आपको बता दें, हिंद प्रशांत में बढ़ा भारत के साथ सहयोग, आपसी रिश्तों पर गर्व। जी हां, बतौर राष्ट्रपति अंतिम भाषण में बाइडेन का बड़ा बयान। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हिंद प्रशांत में भारत के साथ संबंध बढ़ाने को गर्व का विषय बताया। बाइडेन ने कहा कि अब एक नया दौर शुरू हो गया है, भारत के साथ हमारे संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। अमेरिका वैश्विक प्रतिस्पर्धा में परचम लहरा रहा है, जबकि उसके प्रतिद्वंदी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। फॉगी बॉटम स्थित अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में विदेश नीति पर बाइडेन ने राष्ट्रपति रहते हुए अपना अंतिम भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने प्रशासन की उपलब्धि और पिछले 4 वर्षों में दुनिया में आए बदलावों पर प्रकाश डाला। इसमें उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ कई मोर्चों पर मिलकर काम किया और हमारे संबंध लगातार बेहतर हुए हैं। वहीं बता दें, जस्टिन ट्रूडो ने वोट बैंक के लिए खेला भारत कार्ड, लेकिन वो काम नहीं आया। जी हां, कनाडाई पत्रकार ने खोल दी सरकार की पोल। बता दें, कनाडाई पत्रकार ताहिर गोरा का मानना है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत के साथ कूटनीतिक विवाद वोट बटोरने का एक हताश प्रयास था, जो अंततः उल्टा पड़ गया। आव्रजन नीतियों और अर्थव्यवस्था को संभालने के कारण ट्रूडो की लोकप्रियता कम होती जा रही थी और उनकी पार्टी का उन पर भरोसा कम होने लगा था। कनाडाई पत्रकार ने कहा कि उन्होंने भारत के साथ कूटनीतिक विवाद को केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उठाया, जो काम नहीं आई। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में ताहिर गोरा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत कनाडा संबंधों में जल्द सुधार होगा, भले ही इस साल के अंत में होने वाले अगले आम चुनावों के परिणाम कुछ भी हों। तो उधर आपको बता दें, चैन की सांस लेंगे अब नेतन्याहू। हमास ने स्वीकारा युद्ध विराम का मसौदा, बंधकों की रिहाई बहुत ही करीब। जी हां, गाजा पट्टी में महीनों से जारी खूनी संघर्ष के बीच एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रस्तावित मसौदा स्वीकार कर लिया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो यह कदम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राहत की सांस साबित हो सकता है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम और दर्जनों बंधकों की रिहाई के लिए एक मसौदा समझौते को तैयारी को स्वीकार कर लिया है। मध्यस्थ कतर ने कहा है कि इजराइल और फलस्तीनी उग्रवादी समूह हमास अब तक के सबसे करीब पहुंच चुके हैं कि वे इस समझौते को अंतिम रूप देकर युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। वहीं बता दें, जयशंकर जी का बड़ा बयान। कहा, भारत उन चुनिंदा देशों में एक है जो रशिया, यूक्रेन और इजराइल, ईरान से कर सकता है बात। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने में भारत की संभावित भूमिका पर कहा कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो रशिया और यूक्रेन तथा इजराइल एवं ईरान दोनों के साथ बातचीत करने की स्थिति में है। स्पेन की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने सोमवार को यहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। उनका स्पष्ट संदर्भ यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों से था। इजराइल पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित हमास से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व अनेक चुनौतियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रहा है, तो हम भी विचारों और पहलों के साथ आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि आज बहुत कम देश है जो रशिया और यूक्रेन से बातचीत करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष 2 बार रूस गए तथा यूक्रेन के कीव भी गए। वहीं बता दें कि स्पेन बेंगलुरु में जल्द ही खोलेगा वाणिज्य दूतावास। जी हां, जयशंकर जी ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि स्पेन जल्द ही बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा। उन्होंने इन दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए एक अच्छा संकेत बताया। स्पेन की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर जी ने यहाँ भारतीय समुदाय के साथ खास बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। उधर जब उनसे किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो
उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको बता दें। जैसा कि आपको मालूम है, फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से जारी है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने प्रवासी भारतीयों को आश्वासन दिया कि सरकार कैबिनेट और संसद में चर्चा के माध्यम से किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को कभी कभी राजनीतिक रंग दिया जाता है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार इसे हल करने पर ध्यान केंद्रित रखेगी। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की सेना में बगावत की बड़ी खबर, देश के बंटवारे का सीक्रेट प्लान और पावर स्ट्रगल। जी हां, क्या मोहम्मद यूनुस की कुंडली में होगा भारी उथल पुथल। दरअसल कट्टरपंथियों से जूझते बांग्लादेश में अब सेना की बगावत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश आर्मी में 3 पावर सेंटर बन गए हैं। तीनों गुट अब देश की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यानी बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में देखी जाने वाली देश की सेना के सामने बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई है। अपनी जिस सेना की तरफ बांग्लादेश की अवाम उम्मीद की नजरों से देख रही थी, वो अभी वही बांग्लादेशी सेना इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस चुकी है। जी हाँ, माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। ऐसी अफवाहें हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की साजिश का हिस्सा थे जब जनरल वकार उज्जमान विदेश दौरे पर थे। सूत्रों ने आरोप लगाया है कि अगर आने वाले महीनों में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पद छोड़ देते हैं और ढाका से चले जाते हैं तो फैजुल रहमान सेना प्रमुख को हटाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। यानी बांग्लादेश एक और बगावत की आग में झुलसेगा। वहीं बता दें, सऊदी अरब के वीजा नियमों में बहुत बड़ा बदलाव, भारतीय कामगारों की मुश्किलें बढ़ी। जी हां, सऊदी अरब के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे भारतीय कामगारों की मुश्किलें बढ़ेगी। सऊदी अरब ने 14 जनवरी से लागू होने वाले नए वीजा नियमों के तहत विदेशी कामगारों के लिए शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। ये कदम सऊदी अरब के विजन 2030 परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश में नागरिकों को अधिक रोजगार अवसर देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन नए नियमों के लागू होने से भारतीय कामगारों पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि अब उन्हें अपने शैक्षिक योग्यता और पेशेवर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। वहीं बता दें, सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचा जियो 5G नेटवर्क, सेना के जवानों को दिया कंपनी ने बड़ा तोहफा। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने सियाचिन ग्लेशियर में 4G और 5G नेटवर्क शुरू करके इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि उसे दुनिया के सबसे ऊंची और चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्र में हाई स्पीड मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनाती है। भारतीय सेना के सहयोग से रिलायंस जियो ने इस दुर्गम क्षेत्र में 5G बेस स्टेशन स्थापित करके आर्मी डे से पहले सेना के जवानों को एक अनमोल तोहफा दे दिया है। तो उधर आपको बता दें, फरवरी 2025 के अमेरिकी वीजा बुलेटिन में ग्रीन कार्ड की कतार में आगे बढ़े भारतीय आखिर कितनी हुई प्रगति। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फरवरी 2025 का वीजा बुलेटिन जारी कर दिया है। इसमें रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कैटेगरीज में भारतीय नागरिकों के लिए कुछ प्रगति हुई है। ये एडजस्टमेंट ग्रीन कार्ड बैकलॉग में अपनी बारी का इंतजार कर रहे आवेदकों को थोड़ी राहत प्रदान करते हैं। फरवरी के वीजा बुलेटिन में भारतीयों के मामले में फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा कैटेगरी के लिए फाइनल एक्शन डेट स्थिर बनी हुई है, जबकि जनवरी 2025 के वीजा बुलेटिन में इस कैटेगरी में कुछ प्रगति हुई थी। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री म्यूजियम की कार्यकारी परिषद की सदस्य बनी स्मृति ईरानी नृपेंद्र मिश्रा का बढ़ा कार्यकाल। जी हां, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को संगठन का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल को एक बार फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रमुख संस्थान की सोसाइटी में कई नए लोग शामिल हुए हैं, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सेवानिवृत्त सेना जनरल सैयद अता हसनैन, फिल्म निर्माता शेखर कपूर और संस्कार भारती के वासुदेव कामत शामिल है। वहीं बता दें, दिल्ली चुनाव को लेकर खबर, जहां कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई सबके सामने। ओखला से अरीबा खान, पटेल नगर से कृष्णा तीरथ। दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात को प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कुल 16 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। पार्टी ने पटेल नगर से पार्टी ने अपनी वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए 3 नेताओं को टिकट दिया है। खास बात यह है कि इनमें से 2 नेता तो आज ही पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही पार्टी ने गोकलपुर सीट से घोषित अपने प्रत्याशियों को भी बदल दिया है। बाकी स्क्रीन पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं कि किसको कहां से सीट मिली है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए 6000 से ज्यादा लोग, 16000 लीटर शराब भी गई पकड़ी। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के 1 हफ्ते के दौरान ही पुलिस ने इसके उल्लंघन के 155 केस दर्ज किए हैं। साथ ही हथियारों, शराब और नशीली दवाओं की तस्करी सहित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 1 सप्ताह में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के 155
53 मामले दर्ज किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्पाद शुल्क अधिनियम सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत 6371 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बता दें, मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा तगड़ा निशाना, कहा 5 फरवरी अरविंद केजरीवाल को अलविदा कहने का दिन है। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान एक चरण में किया जाएगा, वहीं चुनाव का परिणाम 8 फरवरी को घोषित किया जाएगा। इस बीच भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी नेताओं ने और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं भाजपा भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। इस बीच भाजपा नेता मनोज तिवारी ने बयान अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को 3 बार वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी कि मैं किसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन दुनिया ने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। 2015 से 2020 तक इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, गरीबों के राशन कार्ड बनने बंद हो गए, दिल्ली की हवाएं इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि लोगों के उम्र घटने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल सभी वादे भूल गए। दिल्ली अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी चेहरे को पहचान चुकी है। हम दिल्ली के झुग्गी वालों को पक्का घर, कच्ची कॉलोनियों को अच्छी गलियां बनाकर देंगे। 5 फरवरी अरविंद केजरीवाल को अलविदा कहने का दिन है। बहरहाल दोस्तों, मनोज तिवारी जी के बात पर आपकी क्या राय है, अवश्य बताइएगा। तो वहीं बता दे, पहले अमृत स्नान में उमड़ा जन सैलाब, 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहले अमृत स्नान पर्व के मौके पर त्रिवेणी के तट पर स्नान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। बताया जा रहा है कि पहले अमृत स्नान पर्व के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा संतों और श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। ये जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।